हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। आज जो वीडियो होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ के लिए, 10th क्लास और 12th क्लास के लिए समास जो कि ग्रामर से है, यानी कि व्याकरण है, व्याकरण से समास आज पढ़ेंगे। समास, पूरा समास के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे उदाहरण के साथ, और देखेंगे नियम भी क्या है, यानी कि समास। तो समास क्या है, यानी कि समास किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जब जब दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना, जब दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना, यानी कि जब दो या दो से अधिक, दो को रहेगा और चाहे तीन को रहेगा, ठीक है, दो से अधिक यानी कि तीन को, चार को, पांच को, यानी कि बढ़ता रहेगा दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है, समास कहलाता है। अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे इसको जब दो या दो से अधिक हो जाना, यानी कि अब बात करेंगे कैसे समास कहलाएगा, दो से अधिक कैसे होगा। तो देखते हैं, जैसे में उदाहरण देते हैं, गंगा जल का है, गंगा जल उदाहरण देती है गंगा जल। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो गंगा का जल, दो तीन को है ना, 1 2 3, यानी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो जैसे गंगा जल है, राजपुत्र है, यानी कि राजा का पुत्र, 1 2 3, इसमें भी तीन को है, यानी कि दो या दो से अधिक। ठीक है दोस्तों, अब अव्ययी भाव अब समास के मुख्य नियम 7 होते हैं। समास के मुख्यतः नियम कितने होते हैं? 7 होते हैं दोस्तों। जब समास के मुख्यतः नियम 7 होते हैं तो सबसे पहले सातों को नाम जानेंगे, यानी कि जो समास है, यानी कि इसका समास का 7 गो लड़का है। अब 7 गो लड़का में कौन कौन है पता करेंगे तभी ना पता चलेगा कि समास के को लड़का है, यानी कि 7 गो है। तो समास के 7 गो जब भेद है तो सातों में सातों का क्या नाम है तभी तो पता चलेगा। तो देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। देखिए, पहला है अव्ययी भाव समास। पहले सातों को बता रहे हैं, सातों कौन कौन है, तो अब सातों के बारे में परिचय करेंगे, यानी कि अव्ययी भाव समास क्या है और इसका उदाहरण भी क्या है। इसी तरीके से सातों के बारे में हम लोग बताएंगे, और आप लोग देखिएगा और अच्छे से सुनिए, कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। देखिए, अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, और तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और चौथा है द्विगु समास। चौथा का है द्विगु समास, और पांचवा है बहुब्रीहि समास, और छठा है द्वंद्व समास, और सातवां है नज्यवाचक समास। यानी कि जो 7 समास हैं, इन समासों का 7 भेद है। तो 7 जो भेद है इन समासों का, तो सातों का भेद, यानी कि अव्ययी भाव जो समासवा है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जैसे हम बताए हैं, समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। तो दोस्तों, अव्ययी भाव समास, अब अव्ययी भाव समास हम बोलते थे, तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और इनका उदाहरण कितना होता है, तो देख लीजिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यानी कि जिसका पहला पद का हो प्रधान हो, यानी कि देखिए यहाँ पर यथाशक्ति, यानी कि यथाशक्ति जब हम इनको सॉल्व किए, यानी कि इनको जब बनाए, पहला पद का हो, देखिए जिसका पहला पद प्रधान, अब इनका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग पहला पद प्रधान, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यानी कि जितना हमको शक्ति है उतना ही दान देंगे। यानी कि हम अगर सरस्वती पूजा मना रहे हैं और उसमें हमको 10 रुपया दान देने पर शक्ति है और 50 रुपया देना है, तो हम चोरी नहीं करेंगे, हम दिल से 10 रुपया दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। अब दूसरा है, पहला यह है, दूसरा है दोस्तों प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन। देखिए, दूसरा है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यानी कि प्रतिदिन
प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन। बात कही है, देखिए अनुकूल अनुरूप अनुरूप यानी कि रूप के अनुरूप रूप के अनुरूप मतलब रूप के अनुरूप, ठीक है। चौथा में है सचर्थ लिखते हैं तो चर्क के साथ यानी कि चर्क के साथ, इसी का अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगला है सचर्क यानी चर्क के साथ। दूसरा है लास्ट वाला है यानी कि पांचवा उदाहरण है अजीवन यानी जीवन भर। आजीवन मतलब जीवन भर। जैसे किसी का शादी होता है आजीवन यानी कि शादी जब होगा, जैसे मेरा शादी होगा तो जीवन भर के लिए हो जाएगा, एक ही बार होगा तो जीवन भर के लिए हो जाएगा, यानी कि आजीवन का हुआ है आजीवन यानी कि जीवन भर के लिए, ठीक है दोस्तों। अब अव्ययी भाव समास के बारे में जान लिए हैं आप लोग, तो दूसरा पर चलेंगे। दूसरा अब देखिए समास एक बार और रिपीट कर देते हैं। समास तो जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक समान रूप से बनाया जाता है उसे समास कहते हैं। और समास के मुख्यतः 7 प्रभेद होते हैं, यानी कि समास 7 प्रकार के होते हैं, जिसका पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के बारे में आप लोग जान लिए, तो नेक्स्ट चलते हैं अगला। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों अगला है दूसरा, यानी कि दूसरा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास किसे कहते हैं और तत्पुरुष समास का उदाहरण भी देखेंगे, जैसे भी देखेंगे। तो दोस्तों तत्पुरुष समास जब देखते हैं तो जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बोल रहे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास यानी कि जिनका अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास है। और अव्ययी भाव समास में बोला था जिसका प्रथम पद समास हो। तो तत्पुरुष समास में दोस्तों बोला सेम उदाहरण वही लिए हैं, राजा का पुत्र यानी कि राजा का पुत्र राजपुत्र है तो राजा का पुत्र। अब इसमें अंतिम पुत्र, राजा इसमें महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें पुत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि तत्पुरुष समास है राजा का पुत्र यानी कि राजा का पुत्र, ठीक है, राजपुत्र। इसमें पुत्र का है देखिए अंतिम पद प्रधान है यानी कि पुत्र का है प्रधान है। और दूसरा उदाहरण है दोस्तों प्रेम मग्न यानी कि प्रेम में मगन, यानी कि जैसे देखते हैं कि कोई लोग प्रेम में मगन हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उन लोगों को कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, प्रेम में मग्न हो जाते हैं। तो ये ऐसी दवाई है या ऐसी प्रोटीन है जिसमें मगन होने के बाद कोई इलाज नहीं हो पाता है, ठीक है। दानवीर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें मगन होना बहुत महत्वपूर्ण है। दानवीर यानी कि दान में वीर, दानवीर के जो दान में वीर है यानी कि दान देने में वीर है। कोई भी भिखारी द्वार पर आए या कोई भी संजन द्वार पर आए तो उसे बिन दान दिए नहीं विदा करता है, वही दानवीर कहलाता है, अर्थात दान देने वाला ही दानवीर कहलाता है दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग समास का 7 भेद थे और 7 में पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास और तीसरा भी देखेंगे दोस्तों। तब तक अब ठीक उसी तरह से तीसरा भी है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी कर्मधारय समास किसे कहते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो कर्मधारय समास वह समास जिसका विशेष तथा विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है, उसे कर्मधारय समास कहता है। विशेष तथा विशेष्य का मेल हो उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका पहला एग्जांपल है, जैसे नव युवक यानी कि नया है जो युवक, जैसे हम लोग नव युवक यानी कि नया है जो युवक, इसमें नया होगा विशेष। और देखिए इसी तरह से महात्मा यानी कि महान आत्मा, ठीक उसी तरह से जैसे पहला है उसी तरह से भी है कर्मधारय समास में भी। देखो महानदी यानी कि महानदी बड़ी नदी, महानदी का होगा बड़ी नदी यानी कि बहुत बड़ी नदी, यानी इसमें है विशेषण यह है या विशेष्य
दोनों रहना चाहिए, कर्मधारय समास में दोनों रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगला है नील, नीलो, नीलोत्पल यानी कि नीला कमल। ठीक है, नीलोत्पल में मतलब नीला है कमल, यानी कि नीला है विशेषण है या विशेष्य, दोनों मिलाकर विशेषण विशेष्य मिलाकर ही कर्मधारय समास होगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। अब चौथा है, तीसरा हो गया, अब चौथा पर चलेंगे हम लोग। तो चौथा के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लिया जाए दोस्तों। तो चौथा है दोस्तों द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि द्विगु समास में जिस पद में पहला पद समास हो, पहला पद संख्यावाचक समास हो। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग देखेंगे उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे चौराहा, यानी कि जो बाजार का चौराहा होता है अर्थात जो गांव का चौराहा होता है, जैसे हम लोग देखते हैं पाला में चौराहा यानी कि आ जाता है संख्यावाचक शब्द। ठीक है, तो चौराहा यानी चार राहों का समाहार, यानी कि जो चौक होता है इधर से भी रास्ता इधर से इधर जाने के लिए और उधर से इधर आने के लिए, तो चार राहों का यानी कि द्विगु समास। ठीक है, चार राहों का समाहार यानी कि जहां चौक है। ठीक है, देखो चवन्नी यानी कि चवन्नी जो पैसा है उसे भी हम लोग देख सकते हैं चार अन्नी, चार अणु का समूह, चार अणु को समूह, चार अणु का जो समूह होता है दोस्तों। देखें अब यहाँ पर चतुर्वर्ष यानी कि चार वर्ष, चार वर्ण, चतुर्वर्ण चार वर्ण। अब आगे है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है दोस्तों। बहुव्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं है बल्कि बाहर से आकर कोई पद, बाहर से आकर कोई पद प्रधान हो जाती है। जिस पद में कोई भी समास, जिस समास में यानी कि जो बहुव्रीहि समास है, तो जिस समास में कोई भी प्रधान यानी कि प्रधान नहीं है, इसमें कोई भी प्रधान नहीं है, जो बाहर से आता है वही हो जाता है प्रधान। तो ठीक है, जैसे लंबोदर लिखते हैं तो लंबा हो जिसका उदर अर्थात लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर अर्थात गणेश भगवान, जो गणेश भगवान है उन्हीं का लंबा उदर है, यानी कि लंबा पेट वालों को लंबोदर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखें पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र, पीला है वस्त्र अर्थात पीला है वस्त्र अर्थात विष्णु भगवान हमेशा पीला वस्त्र का लेकर हमेशा चलते हैं, या जब जैसे हम लोग को शर्ट पहनते हैं उसी तरह से वो विष्णु भगवान जी पीला वस्त्र पहनते थे यानी कि पीताम्बर। ठीक है, तो फिर आगे छठवां और सातवां पर चलते हैं दोस्तों। जो 6 नंबर में है द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास हम देखते हैं सबसे पहले जिसका दोनों पद प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो, जो दाएं वाला है या बाएं वाला दोनों पद रहेगा उसका प्रधान रहेगा, वही है द्वंद्व समास। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। और जैसे में रोटी, नून और रोटी, दाल भात, दही चूड़ा जो भी है दोनों द्वंद्व समास में आ जाएंगे। ठीक है, अंजल, अन और जल। ठीक है, मारपीट, मार और पीट, ये दोनों द्वंद्व समास में आ जाएंगे। अगर यहाँ पर होता दही चूड़ा, यहाँ पर होता दही चूड़ा, दही चूड़ा। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा दही और चूड़ा। ठीक है, तो ये भी द्वंद्व समास में आ जाएगा। ठीक है, जैसे दाल रोटी, नून रोटी कुछ भी आएगा वो भी द्वंद्व समास में आ जाएगा। निज समास किसे कहते हैं, यानी कि निज समास जो है सातवां लास्ट पर है, जिस समास का पहला पद निज अर्थात नकारात्मक, जिस समास का पहला पद निज अर्थात नकारात्मक हो उसे निज समास कहते हैं। जैसे अनंत यानी कि अंत नहीं, अनंत जैसे अनंत है तो अंत नहीं, इंडेफिनिट यानी कि अपरिहार्य। ठीक है, अनर्थ यानी अर्थ नहीं, इसका अर्थ नहीं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ निकालिए ना सकते हैं, तो भी अनर्थ हो जाए। अप्रिय, प्रिय नहीं, जो प्रिय नहीं है वह अप्रिय है।
असुंदर, यानी कि असुंदर, यानी कि जो सुंदर नहीं है, जो सुंदर नहीं है वही निज समास में आ जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद निज अर्थात नकारात्मक हो, उस समास का पहला पद नकारात्मक हो। जैसे देखते हैं अनंत, अंत नहीं हो, अंत नहीं हो, ठीक है। अनर्थ यानी जिसका अर्थ नहीं हो दोस्तों, यही है हम लोग का समास। पूरा समास एक ही वीडियो में खत्म हो गया है। अब चलेंगे अगले वीडियो में, जो कि चलेंगे व्याकरण पर। अब यही वीडियो है जो